बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द एमडी कैट प्रिपरेशन सीरीज़, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे और इसमें मैं आपको साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आपने एमडी कैट टेस्ट में केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है और क्या की पॉइंट्स होते हैं आपकी ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट में जो कि आपको आंसर या ऑप्शन सेलेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक इस्तेमाल करें। मींस कि हम नेशनल बुक फाउंडेशन से तैयारी करें या फिर हम पंजाब की बुक को फॉलो करें या केपीके की बुक को फॉलो किया जाए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो भी हम यहाँ पर पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे, एमडी कैट के जो भी पास्ट पेपर्स हमें नेट में अवेलेबल हैं, हम उन तमाम पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे और जो मॉडल पेपर्स गिवन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि क्या बहुत ही मुश्किल पूछा जाता है। अगर आप अपनी नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक को फॉलो करते हैं तो क्या उसमें उसको फॉलो करते हुए आप फुल मार्क्स नहीं ले सकते, और कौन सी ऐसी बुक है जिसको आप साथ इसको आपको लेके चलना होगा। तो ये तमाम बातें जो हैं वो आपको मैं साथ साथ गाइड करूँगी। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने जो भी फेलो स्टूडेंट्स हैं जो कि एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़रूर आपने ये वीडियो शेयर करनी है। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले टेस्ट 1 में मैंने केमिस्ट्री के 63 MCQs जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि केमिस्ट्री के जो है वो आउट ऑफ 210 56 MCQs होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने 63 MCQs सेलेक्ट किए हैं क्योंकि बायो और केमिस्ट्री के मींस के बायो केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक होता है मींस के एंजाइम्स या फिर प्रोटीन्स, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हमारे मैच कर रहे होते हैं। दैट्स वाई ये 56 की जगह 63 जो है वो MCQs मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द थॉट ऑफ द डे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। स्टूडेंट्स, एमडी कैट प्रिपरेशन के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ये कोटेशन आप कह लें कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि उनके मार्क्स ही तब आएंगे जब वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, हमने एफएससी में बहुत ज़्यादा 80% नंबर लिए हुए, 90% नंबर लिए हुए हैं, लेकिन हमें जो टेस्ट है उसमें डिफ़िकल्टी होती है, हम टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। तो टेस्ट आप इसीलिए नहीं क्लियर कर पाते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की, ठीक है। एक थ्योरी को याद करना, थ्योरी लिखना एक अलग बात होती है, और ऑब्जेक्टिव को पढ़ के उसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना एक डिफरेंट थिंग है। और उसमें जब तक आप जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी, आप राइट ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपने अपनी बुक्स की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस के बाद आप मींस के प्रिपरेशन के बाद आपने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। यानी नेट पे आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मटेरियल अवेलेबल है। कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो लाइव आपको ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन की फैसिलिटी देती हैं कि आप लाइव वहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करें। आप बुक्स जो है वो ख़रीद सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की बुक्स बनी हुई हैं वो ख़रीद सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीन्स कि आपने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद तकरीबन 1 महीना तो आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह यू विल अचीव योर गोल और आप जो है वो इजीली जो है वो एमडी कैट का टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वैसे तो बहुत सी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने जो है वो wisegot.com से जो है ये लिए हैं, ठीक है। तो आप भी wisegot.com पे जाकर और वहाँ पर जो है वो डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, आप उनको ले सकते हैं और अपने बाकी सब्जेक्ट्स मींस के बायो, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी वहाँ से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे कुछ टिप्स जो है वो एमडी कैट प्रिपरेशन के सिलसिले में डिस्कस करना चाहती हूँ। ये पॉइंट्स आप लिख लें इनको अपने पास नोटबुक पे, और इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है टू पास योर एग्ज़ाम्स, ताकि आप जो है आपका जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए ईजीली। सबसे पहले कि आपने कंप्लेन नहीं करनी, डोंट कंप्लेन नहीं करनी है आपने। मींस के टाइम कम होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स इसी वजह से अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या कोर्स बहुत ज़्यादा है, या मुश्किल पैटर्न है, दिस एंड दैट।
तो ये नहीं करनी, आपने कंप्लेन नहीं करनी, आपने मेहनत करनी है अपनी 100% एंड लीव रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन अल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है वो आपकी मेहनत जो है वो उसका ज़रूर सिला देंगे। नेक्स्ट है कि आपने अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करना है एंड आपने थर्ड पॉइंट है कि आपने बहुत कॉन्टीन्यूसली प्रे करना है, ठीक है, यानी दुआएं बहुत ज़्यादा करनी है। तो जब आप बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं ना तो वो चीज़ आपके जो है स्टडी में भी इफ़ेक्ट करती है। मतलब आप देखेंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं, नमाज़ें टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो आप उतना ही ज़्यादा स्टडी को भी बहुत ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा कीनली पढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के जो है वो आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो है वो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो ये थे कुछ सिंपल टिप्स। अब जो है हम कुछ स्पेसिफिक टिप्स की तरफ आ जाते हैं कि पढ़ाई के लिहाज से आपने अपनी जो भी आपकी बुक है वो आपने थॉरली पढ़नी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आपकी बुक का ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप जो है वो मतलब ऐसे सोच पे पड़ जाए, अच्छा इसका क्या आंसर हो सकता है या क्या हो सकता है, इस तरह नहीं होना चाहिए। बुक्स जो हैं वो आपको बिल्कुल एक एक लफ्ज़ एक एक लाइन आपको बुक का आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पीएमसी की वेबसाइट पे जो है वो टॉपिक्स गिवन हैं, ठीक है, तो वो आपने वो वाले टॉपिक्स जो है, अपनी बुक तो बहुत अच्छे से की हुई है, वो वाले टॉपिक्स स्पेसिफिकली लेके ना, जैसे अगर मैं बात करती हूँ बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में पीएमसी के सिलेबस में सिर्फ आपके पास एंजाइम्स और प्रोटीन्स गिवन है, ठीक है, बाकी टॉपिक्स नहीं गिवन, ठीक है। तो एंजाइम्स और प्रोटीन्स को आप बाकी बुक्स में से भी करें, केपीके में से भी करें और बलूचिस्तान की बुक से भी कर लें, पंजाब की बुक से भी कर लें, इस तरह से करके सिर्फ वो स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हैं वो आपने अदर बुक्स में से भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेने हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि आपने साथ साथ आप एक अलग रजिस्टर ले लें जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप स्टेटमेंट्स लिखना शुरू हो जाएं, ठीक है, बड़े बड़े नोट्स लिखना शुरू हो जाएं। आपने ऑब्जेक्टिव की कोई एक बात यानी अच्छा कोई एक पॉइंट नोट कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कहती हूँ कि क्लोरीन के आइसोटोप्स कितने हैं, तो आप एक छोटा सा टेबल बना दें, उसमें लिख दें कि क्लोरीन के आइसोटोप्स इतने होते हैं, ऑक्सीजन कितने होते हैं, हाइड्रोजन कितने होते हैं, सीजियम कितने होते हैं। इस तरीके से आपने एक छोटा सा टेबल बना लिया तो वो आपका एक नोट बन गया, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको कुछ जो आपको एक दफ़ा ऑब्जेक्टिव जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आपको नहीं आ रही होती हैं, जिसमें आपने मिस्टेक हुई होती है, उनको आपने अपने रजिस्टर पे नोट करना होता है कि ये मुझे नहीं आ रही थी और ये अब मैंने नोट करना है। अगर इसमें से पेपर आ गया तो उसको मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है एट दी एंड, जब आप बहुत अच्छी तैयारी कर लें तो आप मीन्स कि कोई एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि देखें जब आप कोई इस तरह से एकेडमी ज्वाइन करते हैं और कोई और आपको एवेल्यूएट करके बताता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है, और आप उसमें क्या होता है कि जब कोई और एकेडमी आप ज्वाइन करेंगे तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे नहीं फोकस कर रहे होंगे, वो तमाम चीज़ों पे फोकस कर रहे होंगे, वो इंग्लिश पे भी फोकस कर रहे होंगे, वो लॉजिकल रीजनिंग पे भी फोकस कर रहे होंगे, बायो में, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, अलग अलग सब चीज़ों पे फोकस कर रहे होंगे। तो आपको ओवरऑल टोटल आपका पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है, कौन सा फील्ड आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, आप टाइम पे जो है वो अपना टेस्ट कंप्लीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, या आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए जो है वो एकेडमी आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन नंबर्स लिखे होंगे ना तो वो वही होंगे जो मैंने उस डॉक्यूमेंट से उठाए हैं, ठीक है, मॉडल पेपर से उठाए हैं, वही वाला मैंने नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, व्हेन वन कैन हाइड्रोलाइज द प्रोटीन्स दीज कुड बी द प्रोडक्ट्स। जब हम प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। तो अब हमें पता है, ये ऑलरेडी हमने बात पढ़ी हुई है कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज इनकरेक्ट। सम ऑफ देम कंसिस्ट solely of proteins with non-protein part. They catalyze a chemical reaction without being utilized. They, without their cofactors, are called apoenzymes. All enzymes are fibrous proteins. अब फर्स्ट 3 पॉइंट्स बिल्कुल ठीक लिखे हैं क्योंकि वो एज अ कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी एक्ट करते हैं और उनको एपोएंजाइम भी कहते हैं विदाउट देयर कोफैक्टर, और कुछ जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट के बगैर भी यूटिलाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये वाला लास्ट वाला पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है कि ऑल एंजाइम्स आर फाइब्रस प्रोटीन्स, ठीक है।
ये आपने बायो में भी डिटेल में पढ़ा होगा, क्योंकि जो कुछ जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं वो फाइब्रस होती हैं, कुछ ग्लोबुलर होती हैं, कुछ और भी हमारे पास होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह की, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज सेम विद। अब देखें कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप देखिएगा, आप इस पूरे टेस्ट में आप नोट कीजिएगा, मॉडल टेस्ट में, कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे हैं, सिर्फ सिवाय 5 या 6 क्वेश्चंस के, ठीक है। वो मैं अभी आपको साथ बताऊंगी। अब ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज आपके पास होता है C6H12O6। अब आप 6 से इसको ज़रा करें, 6 2 12 और 6 1 6, तो ये हमारे पास है। तो ये किस चीज़ का फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला किसके साथ मैच करता है ये, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कि एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन होना चाहिए और 2 जो है वो हाइड्रोजन्स होने चाहिए, तो ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर जो है वो आंसर्स भी गिवन थे, तो वहाँ पर उन्होंने फ्री रेडिकल जो है वो नेगेटिव वाले ऑप्शन को लगाया हुआ था, लेकिन ये एनाइन है, ये फ्री रेडिकल नहीं है। तो फ्री रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ब्रोमीन आपको पता है कि ये 7th ग्रुप में होता है और उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, तो ये एज अ फ्री रेडिकल एक्ट करता है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो ट्राइनाइट्रोफिनोल का अदर नेम क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास पिक्रिक एसिड है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है। ये आपके पास ट्राइनाइट्रोफिनोल है, पिक्रिक एसिड, ठीक है, और ये जो है वो TNT का फॉर्मूला है, ट्राइनाइट्रोटोलीन। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी इन जूल। तो ये आपने जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो चैप्टर है उसमें जो है वो आप एनर्जी को जो कन्वर्ट करते हैं, या सेकंड चैप्टर जो है वो फर्स्ट ईयर का, उसमें आप एनर्जी को जॉल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें आप इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है यूनिट को 4.18 जॉल। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी सेकेंड ईयर में भी आपने बहुत डिटेल में इसका आंसर पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होने की वजह से, लार्ज होने की वजह से हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाता है और ये बहुत से प्रोटॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। तो अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन में नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये जो है वो मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक से इसको जो है वो नोट डाउन किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप सिंपल नेशनल बुक फाउंडेशन करते हैं तो आप केमिस्ट्री के पेपर में जो है वो फुल मार्क्स नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पंजाब की बुक में से भी पूछे हुए हैं, तो वो आप वो नहीं सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कैल्शियम एसीटेट में हमने इस तरीके से ये कैल्शियम एसीटेट लिया, ठीक है, और इसकी डिस्टिलेशन की एट हाई टेम्परेचर पे इसको हीट किया। तो जब हीट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास इस तरीके से एसीटोन बन जाएगा, ठीक है, CH3C⋯OCH3, ये एसीटोन बन जाएगा, और प्लस हमारे पास जो है वो CaCO3 प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, ठीक है। तो एनर्जी किसके इक्वल होती है, ऑब्वियसली बात है फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा जो है वो हमारे पास रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी होगी तो वो उतना ही ज़्यादा हाई एनर्जी होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी जो है वो लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन एंजाइमेटिक मैकेनिज्म द सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम एक्टिव साइट टू प्रोड्यूस। अब वही बात है कि एंजाइम जो है वो एक्टिव साइट के साथ अटैच होके क्या बनाता है, सिंपल है, ये प्रोडक्ट बनाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास एन एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। एक एंजाइम को जो है वो अगर डीनेचर हो जाएगा वो किस प्रेजेंस में होगा? नो फैक्टर, लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। तो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट डीनेचर हो जाते हैं और वो जो भी रिएक्शन है उसको कैटलाइज नहीं कर पाते। इसी वजह से आपने एंजाइम्स के केस में क्रिटिकल टेम्परेचर का जो है वो वर्ड सुना होगा, ठीक है। यानी उस टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाएंगे और वो रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैटलिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। अब बायोलॉजिकल का मतलब है कि आपने लिविंग थिंग्स में जिन रिएक्शंस को कैटलाइज करना है तो उसके लिए हम बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस में हम जो है वो एंजाइम्स को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये देखें, आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि कितने ही सिंपल और इजी और आपके पास केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपने उसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के टेस्ट में तो आपने यही मतलब माइंड में रखना है कि केमिस्ट्री में हम फुल मार्क्स लेंगे, ठीक है। बाकी बायो में भी आप ले सकते हैं, कुछ थोड़ा सा जो है वो न्यूमेरिकल की वजह से फिज़िक्स थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, ताकि अगर उसमें 1-2 नंबर कटें तो आपका जो है वो टेस्ट में आप 80-90% प्लस जो है वो मार्क्स ले सकें। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज। अब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर HCl ले लें, ये एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा विच वन कंटेन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है? तो देखिए, अब जैसे ये है ना, ये बी कोवेलेंट बॉन्ड था, लेकिन ये नॉन पोलर नहीं था क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पोल्स बन जाएंगे, लेकिन जब सेम एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनेंगे तो ये पोल्स नहीं बनते, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली जो है वो शेयर रहता है दोनों एटम्स के दरमियान में। तो ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स जो हैं वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की हैं। नेक्स्ट है आपके पास द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय एन एलिमेंट अपीयर्स एज डैश लाइंस एंड द बैकग्राउंड इज डैश इन द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में आपने जो है वो सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि मॉलिक्यूल कुछ पॉइंट पे जो है ना एब्जॉर्ब कर लेगा, रेडिएशंस को कुछ पॉइंट पे एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब है कि बैकग्राउंड पूरा ब्राइट होगा, ठीक है। बैकग्राउंड पूरा ब्राइट होगा और जिस जिस जगह से जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है रेडिएशन, तो वो हमें लाइंस वो वाली जगह जो है वो ब्लैक नज़र आएगी, डार्क नज़र आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आएगा कि डार्क, ठीक है। जिस जगह से एब्जॉर्प्शन होगी वो डार्क लाइंस होंगी एंड बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट होगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास एनीथिंग अंडर स्टडी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड, जिसको आप जो है वो स्टडी कर रहे होते हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड बाय। अब गैल्वेनिक सेल में आप 2 अलग अलग से बीकर्स लेके कंपार्टमेंट्स को आपस में ज्वाइन करते थे, तो वो किस चीज़ से ज्वाइन करते थे? सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अ रिएक्शन विद अ टेंडेंसी ऑफ अकरिंग इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। यानी जो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिवर्स भी जा रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू कार्बन एटम्स विच इज अटैच्ड विद हेलोजन, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है कि जो हेलोजन के साथ जो कार्बन अटैच है, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में, सेकेंडरी का मतलब है कि फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो इसकी 3 वैलेंसीज तो पूरी हो गई हैं, तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने होंगे? 1। नेक्स्ट है आपके पास प्योर मेटल। प्योर मेटल जो है वो कोरोड स्लोली या डज नॉट कोरोड इजीली, कोरोड रैपिडली या नन ऑफ दीज। यानी एक प्योर मेटल जो है वो जल्दी कोरोजन शो करती है या नहीं शो करती, या स्लोली शो करती है, ये बताएं। तो ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग सा जो है वो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मेटल्स तो वही बात है कि जब आपने
फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि ये गुड मेटल्स हैं, तो या ये नोबल मेटल्स हैं, तो वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नोबल मेटल्स इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करती, ठीक है। तो इसका मतलब वो इजीली कोरोड भी नहीं होती। तो दैट डिपेंड करता है कि आपके पास मेटल कौन सी है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपल कह दें कि कोई भी मेटल है वो प्योर फॉर्म में इजीली कोरोड होगी या नहीं, तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से कोरोजन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो प्योर मेटल है वो इजीली कोरोड नहीं होती, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इम्प्योर मेटल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कोरोजन एट फास्टर पेस, ठीक है। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जो फास्टली कौन सी होंगी, impure, ठीक है, than the pure metals. It is because the impure metals are composed of impurities. They are affected by conditions called heterogeneity, ठीक है। यानी उसमें डिफरेंट तरह के impurities या elements आ जाते हैं और depending upon their ability to oxidize or reduce, तो वो जो है वो आपके पास शो करते हैं corrosion, ओके। नेक्स्ट आपके पास है कि ग्रे एंड वाइट टिन कंसिस्ट एट विच टेम्परेचर। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके पास सॉलिड्स के चैप्टर में से आया है कि 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि कोई ईयर याद रखना है या किसी का टेम्परेचर याद रखना है कुछ चीज़ों का, तो वो भी पेपर में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ठीक है। साइंटिस्ट के नेम आपको याद करने हैं। नेक्स्ट आपके पास है फिनोलिक रेजिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब ये क्या है? अब ऐसा तो कोई भी आपको यानी नेशनल बुक फाउंडेशन में आपने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। फेनोलिक रेजिन्स जो हैं वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का कोई भी नेशनल बुक फाउंडेशन में आपने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा जिसमें आपने एल्डिहाइड्स का रिएक्शन जो है वो पढ़ा हो और फिनोल्स के साथ, और उसमें फेनोलिक रेजिन्स जो हैं वो बन रहे हों, ठीक है। लेकिन ये आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक में आपको ये वाला मिल जाएगा। एसिड एल्डिहाइड के यूजेस में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एसिड एल्डिहाइड्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फेनोलिक रेजिन्स, ठीक है। तो अगेन देखें ये वाला क्वेश्चन जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक से आ गया है, तो उसके लिए आपको पंजाब टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताते हैं। तो वही बात है कि 5 और 12 एक ही टेबल से जो है वो कट ऑफ नहीं हो सकते, इसलिए इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही होगा, C5H12। नेक्स्ट है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन फॉर्म्स क्रिस्टल्स। तो ये आपके पास किस किस्म के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो वही बात है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मेटल्स के दरमियान भी नहीं होती, ये कोवलेंट क्रिस्टल्स के दरमियान में भी नहीं होती, आयनिक, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द स्पीशी विच इज़ इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए न्यूक्लियोफिलिक भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास कोई स्पीशी है तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स में अगर आप देख लें तो ये नाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस है। मीन्स कि न्यूक्लियोफाइल एक नाउन की फॉर्म में आएगा कि दैट स्पीशी जो खुद एक्ट कर रही है न्यूक्लियस लविंग के तौर पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। तो और न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो वो बेसिकली क्या है कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मीन्स कि आप एडजेक्टिव की फॉर्म में इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद ही होंगे ऑर्थो पैरा कौन से हैं। तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, बाकी मेटा डायरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट द सम ऑफ द कैटायनिक एंड एनायनिक एंड एनायनिक रेडियस इन अ क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल्स टू। तो अब कैटायनिक और एनायनिक रेडियस का जो उनका रेडियस का सम होगा तो वो किसके इक्वल होगा? इंटर आयनिक डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली आपके पास दो आइंस हैं उनके दरमियान का है, ठीक है, डिस्टेंस। यानी एक साइड पे कैटाइन है और एक साइड पे एनाइन है और उनके दरमियान का जो है वो डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटर आयनिक डिस्टेंस।
नेक्स्ट है हमारे पास डैश आर एस्टिमेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स। तो विजिबल यूनिवर्स में हमारे पास 99% जो है वो प्लाज्मा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आयोपैक नेम ऑफ दिस। अब यहाँ पर आपके पास आयोपैक नेम आप तभी लिख सकते हैं जब आप इस तरह के स्ट्रक्चर जो है ओपन करके लिखें। ठीक है, अब ये जो है पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप ये इस कार्बन के साथ जो है वो अटैच हुआ है और इसको आप इस तरह से हैंग करके लिखेंगे। अब जो है वो आप 1 2 3 चेन सेलेक्ट कर लें और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन वी रिएक्ट एन एक्टिव मेटल लाइक एल्यूमिनियम विद अ लेस एक्टिव मेटल लाइक कॉपर इट विल फॉर्म। तो ये क्या हमारे पास बनाएगा। अब आपने जो है वो गैल्वेनिक सेल्स पढ़े हुए हैं, उसमें हम 2 मेटल्स को जो है वो कनेक्ट करते हैं, एक लेस रिएक्टिव होती है और एक मोर रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज, इसको हम क्या कहते हैं, यानी अगर हमने एनहाइड्राइड बनाना है तो उसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं और कंडेंसेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेलिन सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मच वाटर। अगेन फॉर्मेलिन जो है वो आपका पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया गया है क्वेश्चन, तो उसमें जो है वो 40% वाटर होता है। नेक्स्ट है आपके पास Kc एंड Kp हैव द सेम वैल्यू व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव सेम नंबर ऑफ। ये आपके पास अब यहाँ पर है कि अब Kc और Kp की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी अगर ये पूरा RT जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 1 के इक्वल कब होगा, जब हमारे पास नंबर ऑफ डेल n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 0। तो डेल n 0 कैसे होगा, डेल n होता है हमारे पास डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स। जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स व्हेन वी हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन पार्ट अटैच विद नॉन प्रोटीन पार्ट इन एंजाइम्स बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ प्रोटीन। तो जब प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट से अटैच होता है तो वो कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस विद अल्कली मेटल्स आर कॉल्ड। अब अल्कली मेटल्स जब हेलोजेंस के साथ अटैच होते हैं, जैसे सोडियम है वो क्लोरीन के साथ अटैच होता है, वो क्या बनाएगा, हेलाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बिलोंग टू एसिटिक एसिड। अब ये वही बात है कि आपको जब आप कर रहे हों, अपने बुक को स्टडी कर रहे हों, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस और एप्लीकेशंस, इन पैराग्राफ्स को, पॉइंट्स को आपने बहुत ही कीनली पढ़ना है। अब यहाँ पर देखें एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, दिस इज कलरलेस लिक्विड, ऑर्डरलेस एंड सोर टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब ये भी अगेन आपके पास आपको क्रिस्टल सिस्टम डिटेल में नेशनल बुक फाउंडेशन में नहीं पढ़ाया गया, तो ये क्रिस्टल सिस्टम आपको पंजाब की बुक में पढ़ाया गया है। ठीक है, इसका आंसर है ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ यूनिटी देन द रेट इज़ कॉल्ड यूनिटी। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक ऑन अल्कोहल। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ठीक है, मींस के इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग है तो OH बॉन्ड में जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर जाता है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में और हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में हो जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी होगी वो नेगेटिव पे अटैक कर सकती है। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक ऑन अल्कोहल तो क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, इन peroxides द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। ठीक है, और सुपर ऑक्साइड्स में -½ होती है, और नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऑक्सीडेशन स्टेट टेक्स प्लेस एट, हमेशा ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पर होती है और रिडक्शन जो है वो कैथोड पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल बाय दी
डैश एंजाइम प्रेजेंट इन द यीस्ट। अगेन ये आपके पास नेशनल बुक फाउंडेशन से लिया गया क्वेश्चन और इसका आंसर है ज़ाइमेस एंजाइम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज़ एन इंडेक्स टू मेटालिक कैरेक्टर, यानी मेटालिक कैरेक्टर को अगर आपने मैयर करना हो, कोई चीज़ मेटालिक है तो कैसे पता चलेगा। तो मेटालिक का मतलब जो होता है कि वो चीज़ें जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन या कोई भी एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आयनाइज हो रहा है, ठीक है, यानी उसके लिए उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इंडेक्स टू मेटालिक कैरेक्टर इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास द सेल्फ लिंकेज एबिलिटी ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड, ये तो आपको पता है ऑलरेडी, कैटिनेशन। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी आपके पास एक पाथ फंक्शन है, ठीक है, ये चीज़ नोट कीजिएगा, आपने अपनी नेशनल बुक फाउंडेशन में स्टेट फंक्शंस पढ़े हुए हैं, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, मीन्स के जैसे कि टेम्परेचर चेंज या वॉल्यूम चेंज या प्रेशर चेंज, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास हीट और जो है वो वर्क, दो ऐसे फंक्शंस हैं जो पाथ डिपेंडेंट हैं, उनको हम पाथ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगेन ये जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक में से आपको करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डैश ऑफ द पीरियोडिक टेबल, डैश इन द पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर होते हैं, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू। तो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, टू बी, पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2B ग्रुप आ जाता है, जिसमें हमारे पास जिंक, कैडमियम और मरकरी आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो है हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसमें सिंपल ही हमें पता है, जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं कि वूलर जो है उसने आइडिया दिया था एंड ही रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, और उसने जो है वो लैब में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए थे फ्रॉम इनऑर्गेनिक वन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वन ऑफ देम इज़ नॉट एन अल्कली मेटल, इनमें से कौन अल्कली मेटल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है रेडियम। तो इट मीन्स कि हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नेम्स जो है वो हमें आने चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स कंसनट्रेशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम इंस्टेड ऑफ रिएक्टेंट्स दी कर्व्ड ऑब्टेन्ड विल बी। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा ग्राफ होगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट्स बढ़ती जाती हैं, तो वो हमारे पास आएगा राइजिंग कर्व आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है वो एट द स्टार्ट जो है वो प्रोडक्ट्स, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, स्टार्ट में प्रोडक्ट ज़ीरो होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, तो राइजिंग कर्व आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है एनर्जी चेंज इज़ गवर्न्ड बाय। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी चेंज किस चीज़ से बताएंगे, तो यहाँ पर हमें जो है वो नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चेंज जो है वो नहीं बताया गया। एनर्जी चेंज जो है वो किस चीज़ से हम शो करेंगे, यहाँ पे सिंपल एंथैल्पी लिखा है, डेल एच लिखा होता तो भी यहाँ पर हमारे पास होता कि एनर्जी चेंज को हम डेल एच से शो कर सकते हैं, एंथैल्पी चेंज से शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और अगेन जो है ये आप पंजाब टेक्स्ट बुक से करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर। नेक्स्ट है आपके पास आइस ऑक्युपाइज मोर स्पेस दैन लिक्विड वाटर बाय। अब ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9% मोर स्पेस ऑक्युपाई करती है, तो 9% से हम जो है वो ये फ्रैक्शन में आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि 9 को जब आप परसेंट से डिवाइड करेंगे मतलब 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.09। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सोडियम 11 हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये बहुत ही इजी है, क्योंकि सोडियम 11 है तो नियॉन के बाद हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नियॉन में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द टेंडेंसीज ऑफ एलिमेंट्स टू हैव रिलेशन विद ईच अदर कैन बी अंडरस्टैंड बाय।
यानी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट की कितनी टेंडेंसी है कि वो दूसरे के साथ कितना बॉन्ड बना सकता है, कितना रिलेशनशिप कर सकता है, दैट डिपेंड्स कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, उसने अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो वो हमें किससे पता चलता है? सिंपल लिविस कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है, लिविस स्ट्रक्चर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन। इथाइन कैसे बनता है, ठीक है, इथाइन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, उसमें बेसिकली आप देखें ये इथाइन है हमारे पास और 2 पाई बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है, और एक सिग्मा, ठीक है। तो 2 पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास जो है वो 2 p ऑर्बिटॉल्स अनहाइब्रिड रहने चाहिए, ठीक है। तो एक जो है वो p ऑर्बिटॉल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा, इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्शियल अल्कोहल्स अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव डैश एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब ये ऑलरेडी आपने अल्कोहल्स के चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिया है कि टर्शियल अल्कोहल्स जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो उनमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन होती है और अल्कीन्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। वैसे क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं वो आगे फर्दर एल्डिहाइड या कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन टर्शियल अल्कोहल्स जो है वो डायरेक्टली एल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो अल्कीन्स में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट आपके पास अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बनती है? मीन्स कि जितनी हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो किसके बराबर होगी? मीन्स कि उसके ऊपर जितना भी हम वर्क डन कर रहे हैं प्लस जो है वो उसका जो भी सिस्टम है उसके अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज जो भी आएगा, ठीक है, उन दोनों के इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर व्हाट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डज अ रियल गैस अप्रोक्सीमेट टू एन आइडियल गैस। तो यानी रियल गैस आइडियल गैस के बराबर कब पहुंच जाती है? तो ये हम जो है वो गैसेस के चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो जो है रियल गैस आइडियल गैस बिहेव करने लगती है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रहे होते हैं और उनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होती, ठीक है। तो जिसकी वजह से गैस आइडियल बिहेव करती है और प्रेशर लो होने की वजह से मॉलिक्यूल्स का जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर एग्जिस्ट करेंगे, करीब नहीं होंगे, ठीक है, और उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर लो होने की वजह से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया होगा, और एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो दिस इज़ आइडियल कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ लेड फ्रॉम 22 टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी लेड की दी हुई है। ये बिल्कुल सिंपल सा थर्मोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आया है जिसमें हमारे पास है Q इज इक्वल्स टू MC डेल T, ठीक है। तो आपने सिंपल 5 kg C की जगह आपने 128 पुट कर दिया और डेल्टा T की जगह आपने 327 में से 20 जो है वो माइनस कर देंगे और उसको पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 1.96 × 5 जूल। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आपके पास एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर और अ सिस्टम कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, ठीक है, यानी पूरी एनर्जीज का सम, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देन आपके पास आ जाता है आयनिक सॉलिड्स एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल एरे विच इज कॉल्ड लैटिस, ठीक है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं सॉलिड्स में। एट हायर एल्टीट्यूड्स वाटर बॉयल्स एट हायर, जब जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, तो क्या होता जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा फिर, लो हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग यानी जैसे ही हम वाटर को बॉईल करने लगेंगे तो उसका इंटरनल प्रेशर एकदम से एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाएगा क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम हो चुका है, तो वाटर जो है वो लो टेम्परेचर पे ही बॉईल कर जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट कैन बी इक्वल्स, ये कब होता है, देखें जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, ये काइनेटिक्स में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है कि जो आपके पास जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है।
फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि स्टार्ट में रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट 10 था, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6 और इस तरह से जब रिएक्टेंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप एवरेज रेट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो एवरेज रेट क्या होगा, मीन्स कि जितने भी इंस्टेंटेनियस रेट्स थे उसको आप टाइम से डिवाइड कर देंगे ना, तो आपके पास समझे आ जाता है एवरेज रेट आ जाता है 6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एवरेज रेट जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट के साथ किसी एक पॉइंट पे मैच कर सकता है, ठीक है। तो बाकी पॉइंट्स में मैच नहीं करेगा, किसी एक इंस्टेंट पे मैच करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एट वन इंस्टेंट ओनली। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नोट कर लें कि पंजाब के हमारे पास पंजाब की बुक में से कितने क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम वाला, फिनोलिक रेजेंस, एनर्जी चेंज, फॉर्मेलिन में कितना % वाटर होता है, ग्लूकोज वाला, ठीक है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू एथेनॉल, और क्रिस्टल सिस्टम। ये सब क्वेश्चन जो है वो पंजाब में से आए थे, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपके पास 2 थे, ठीक है। तो अब आप देख लें कि आपके पास 56 में से केमिस्ट्री के 56 ऑब्जेक्टिव्स में से आपके पास 6 जो है वो अगर पंजाब की बुक में से आ गए हैं और 2 कॉन्सेप्चुअल आ गए हैं, ठीक है, जिसमें आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पाथ फंक्शन आपको नहीं पढ़ाए गए। पाथ फंक्शन में भी आप जो है वो फिज़िक्स में भी आपने पढ़ा हो पाथ फंक्शन, लेकिन यह है कि यहाँ पर आपको स्ट्रेट फंक्शंस पढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो आप 48 मार्क्स तो ईजीली ले सकते हैं, ठीक है, 48 मार्क्स। या अगर आपने पंजाब की बुक को भी नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ पढ़ा हुआ है तो देखें 56 में से 54 मार्क्स तो आपके एग्जैक्ट आ जाएंगे। और ये देखें सीधे सीधे एमसीक्यूज थे, कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा हुआ था, और इसी तरह के फाइनल में भी होते हैं। बस बात यह कि आपने अपनी बुक को थॉरली पढ़ा हो। तो यहाँ से हमने ये डिसाइड किया है कि नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ साथ आपने पंजाब की बुक जो है उसको भी आपने वो टॉपिक्स उस पंजाब की बुक में से मस्ट पढ़ने हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और स्टूडेंट्स इसको बाकी तमाम स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।